Arthat is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है अर्थात। मैं इन दिनों खर्चा पानी में नहीं आ रहा हूँ अंशुमान जी। मैं इस समय कोविड की कवरेज पे निकला हुआ हूँ। आई होप दर्पण ने आपको बताया होगा इस सब बारे में। हाँ। आप कैसे हैं? कैसे जा रहा है धन्यवाद खर्चा पानी? खर्चा पानी अच्छा है। दर्पण आप काफी सक्रियता के साथ, तैयारी के साथ खर्चा पानी में मौजूद रहते हैं। अच्छा। और आप कोविड की जमीनी हालात और टीकाकरण की जमीनी हालात देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ललन टॉप के दर्शकों को कुछ बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलेंगी जल्दी। हाँ, मतलब कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और कुछ रिपोर्ट्स आने हाँ। वाली हैं। ग्राउंड पर क्या क्या मिल रहा है उसको अलग से क्या इस सेक्शन में लाकर थोड़ा सा उसको गड्ढमड्ढ नहीं करेंगे। वो आप प्लेलिस्ट में यूट्यूब वगैरह पे हाँ। जाके देख सकते हैं लोग। अच्छा अंशुमान जी, आगे बढ़ने से पहले सब कुछ की बातचीत पहले पिछले अंक पे बातचीत करें। जो वैक्सीनेशन का जो मैथमेटिक्स है, जहां पर हमसे एक छोटी सी चूक हुई थी तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपडेट में डाल दिया था। हाँ। 6.5 करोड़ के नहीं होना चाहिए, 65 लाख होना चाहिए। कई लोगों ने 65 से 70 लाख है। हम उसको स्पष्ट फिर से कर देते हैं कि वो हाँ। चूंकि बोलने में बहुत सारे डेटा थे करोड़ और लाख में, तो उसमें वो चूक थी, इसीलिए हमने उसको सुधारा था। 65 से 70 लाख पर डे के वैक्सीनेशन की स्पीड भारत को चाहिए। अगर वो सारे एलिजिबल लोगों को देना चाहता और यूनिवर्सल की तरफ जाएगा तो वो 1 करोड़ से के ऊपर निकल जाएगी, ये नंबर है। तो उसको मतलब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको अपडेट के साथ वो लिखा मिलेगा भी। आप लोगों ने ध्यान दिलाया है, अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही ध्यान दिलाते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने इसकी तरफ इंगित किया। इसका मतलब ये है कि एक एक शब्द ध्यान से सुना जाता, और ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव की और जिम्मेदारी की बात है कि हम आंकड़े को पढ़ते समय भी अगर क्योंकि कई बार आप जब बहुत सारे आंकड़े पढ़ते हैं तो लाख और करोड़ बोलने में दिक्कत होती है। हालांकि हम बहुत सतर्कता बरतते हैं, फिर भी ये होता है। मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने पॉइंट आउट किया। हालांकि आपके पॉइंट आउट करने से पहले ही हमने उसको उसमें जोड़ दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ है। मैं तो साफ साफ बता दूं, यहाँ पे ये दिक्कत मेरे साथ होती है। मैं हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। मिलियन को लाख में, करोड़ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मुझे एक बार कायदे से सोचना पड़ता है। और आप आप तो ज्यादा ही आंकड़ों के बीच रहते हैं। ये आपसे दिक्कत हो गई, मतलब ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि मैं बच सकता हूँ अभी। तो पिछला अंक वैक्सीन के मैथमेटिक्स पे था। तमाम बातें थी। वैक्सीनेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए थी, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ एक सवाल है, वो सब कुछ आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस एपिसोड के आखिर में हमने एक बातचीत की थी। उस बातचीत पर कई लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। कुछ अंशुमान जी को भी कुछ मैसेज, कुछ संदेश आए हैं, कुछ खास किस्म के। अंशुमान जी उनका जिक्र करेंगे। नहीं, आप सिद्धांत, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और दरअसल जो विषय आपने पिछली बार छेड़ा था कि लोग कह रहे हैं कि आप निगेटिव बात बताते हैं या आप क्रिटिकल बातें कहते हैं, तो उस पर मुझे लोगों की जो प्रतिक्रिया आई उसने बहुत उत्साह दिया और बहुत भरोसा दिया। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए लोकतंत्र में हमारी भूमिका सरकारों से सवाल पूछना, सरकारों के हर आंकड़े पर सवाल उठाना, सरकार के हम काम पर प्रश्न उठाने पर जिन्हें कुछ अजीबोगरीब लगता है, वो शायद लोकतंत्र की तरबियत की तरफ उन्हें दोबारा जाने की जरूरत है। क्योंकि सरकारों को प्रश्नों में डुबाने के लिए ही पूरा लोकतंत्र बना है, क्योंकि सरकारों को इतनी ताकत होती है। खैर, मेरे पास जो प्रतिक्रियाएं आई उसमें एक सज्जन ने प्रतिक्रिया भेजी और उन्होंने मुझे रामचरितमानस के एक प्रसंग की एक चौपाई भेजी और प्रसंग बड़ा अद्भुत और दिलचस्प है। मुझे लगता है कि हम लोग आगे चलें, क्योंकि अगला आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय हमारे लिए, सबके लिए है। लेकिन हम धन्यवाद देते हुए उस प्रसंग का संदर्भ बता दें जो मुझे उन्होंने भेजा। उन्होंने मुझे लंका कांड की एक चौपाई भेजी, जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें वो लंका कांड का विलक्षण प्रसंग है। उसमें रामचरितमानस में कई सारे पात्र बहुत कम समय के लिए आते हैं। उनमें से एक पात्र है रावण का बेटा प्रहस्त, जो बहुत ही छोटे समय के लिए, केवल एक दोहे भर के लिए, एक दो दोहे भर के लिए आता है और चला जाता है। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि राम
समुद्र पर पुल बनाकर लंका के तट पर पहुंच जाते हैं, रावण के पास इसकी सूचना आती है तो रावण चौंक उठता है और तुलसी की उसमें कविता का जो प्रभाव है वो दिखता है कि वो कहता है, बांधे हो बदनिधि तो निधि जलधि सिंधु बारिश, पूरा का पूरा दोहा समुद्र के पर्यायवाची से बना है। और वो आश्चर्य दिखाता है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है कि समुद्र पर पुल बना ले। फिर रावण को तत्काल समझ में आता है कि नहीं तो उसके अहंकार के विरुद्ध है स्वीकार करना, तो वो अपनी शक्ति दिखाने की और उस पर बात करता है और फिर सभा से चला जाता है। और अंदर घर जाता है तो उसे फिर कहा जाता है कि अरे भाई, इतनी बड़ी सेना तुम्हारे पास आ गई है। अगले दिन जब वो वापस आता है तो वो लोगों से पूछता है, अपने दरबारियों से, कि ये तो राम की सेना समुद्र पर पुल बांधकर तट तक आ गई है। तो वही उसके आसपास के सचिव जो हमेशा वैसे बोलते हैं, अरे बोलते हैं ये सब बंदर भालू हमारे खाने की चीज हैं, नरकपि भालू आहार हमारा। तो फिर रावण का पुत्र प्रहस्त वहां वो कहता है कि जब एक वानर आया था तब तुम उसको नहीं खा पाए और आज तुम बता रहे हो। फिर वो एक चौपाई बोलता है, वो चौपाई मुझे किसी ने भेजी और जिसके कारण मुझे लगा कि हमें इसका इस पर चर्चा धन्यवाद के तौर पर करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो जो चौपाई है कि कहाही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव यही भांति। तुलसी प्रहस्त ने रावण से कहा कि आपके सचिव तो मूर्ख हैं, सचिव सठ हैं, मूर्ख हैं, वो जैसी ठकुर सुहाती कह रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। और उसी दोहे में वो ये भी कहता है कि प्रियवाणी जे सुनहि जे कहाही, ऐसे नर निकाय जगहाही। आपके आसपास आपको प्रिय बताने वाले, अच्छा बताने वाले लोगों का झुंड है। और हमेशा सत्ता के आसपास, सक्षम लोगों के आसपास, समर्थ लोगों के आसपास, सेलिब्रिटीज के आसपास वही लोग होते हैं जो उनके लिए अच्छा कहते हैं। तो मुझे जब किसी ने संदेश भेजा तो मुझे लगा कि मैं इस प्रसंग का संदर्भ देते हुए मैं उनको धन्यवाद दूं कि हम जो बताने की या जो कहने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। वो उस तरीके की कड़वी दवा है, वो उस तरीके का कि लोकतंत्री आवश्यकता है जो आपको समझना जरूरी है। उससे हमारा उत्साह बढ़ा, हमारा विश्वास हमारे काम के प्रति बढ़ा। सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी। जो बहस सिद्धांत ने पिछली बार हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन प्रतिक्रियाओं को आपके सामने रखा था। जी, आगे बढ़ते हैं अंशुमान जी, सवाल हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे। इंडिया टुडे हिंदी का अंक अर्थात पर आए, इसके पहले क्या है इस बार के अंक में, हम यही जानना चाहते हैं। इस बार का अंक काफी विशेष है सिद्धांत। इस बार हमने समझने की कोशिश की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो दूसरी मंदी शुरू हुई है, जो इस क्वार्टर में मंदी आई है, उसका क्या गहरा असर होने वाला है। आर्थिक विशेषज्ञों से हमने बात की है। करीब एक 8-9 आर्थिक विशेषज्ञों का पैनल है जो हमें बता रहा है कि क्या होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा विस्तारित इंटरव्यू भी है इसमें, जिसमें पहली बार वो कुछ स्वीकार कर रही है, कुछ बड़ी चीज स्वीकार कर रही है जो अभी तक पिछले 1 साल में, 1.5 साल में हम लगातार अपने यहाँ चर्चा करते रहे कि ये चीजें स्वीकार नहीं होती हैं, उसे स्वीकार कर रही हैं। तो वो उनका बड़ा विस्तारित इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने जवाब तो बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश की, लेकिन उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, उनके जवाब भी उन्होंने दिए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ठीक उस समय जबकि कोविड की दूसरी लहर का असर धीमे धीमे कम हो रहा है, आर्थिक चुनौतियां फिर सर उठा रही हैं, बेकारी की और जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। सरकार क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या है, अर्थविद क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े और वास्तविकता क्या है, वो ये पूरा अंक उस पर केंद्रित है, जिसके कुछ हिस्से हम अपने पास, हम अर्थात के अलग अलग संस्करणों में चर्चा करते हुए आए। हाँ, अब चलते हैं अर्थात में। मैं इस अंक को लेकर ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ और मैगजीन के मैं उसको जरूर पढ़ूंगा अंशुमान जी। अर्थात पे आते हैं। इस बार का अर्थात जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लुक विद इन वाली जो कहावत है, ये हम उसमें, उस आलोक में इस पूरे अर्थात को देखेंगे। सरकारों को हम चुनते हैं जब हमारे सामने प्रचार होते हैं कि साहब नई सरकारें चुनने का समय होता है, तो प्रचार होता है कि महंगाई के ऊपर सरकार चुनी जी, उसने आपके जीवन को सस्ता किया, आप वैसी सरकार चुनी, या ऐसी सरकार चुनिए जो आपके जीवन को सस्ता कर सके। इस प्रेटेक्स्ट पे देश में चुनाव होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हम अथाह महंगाई के बीच में। और ऐसे में अंशुमान जी का एक कॉलम है अर्थात जिसका शीर्षक है ऐसे आती है गरीबी। इस पर अंशुमान जी ने बहुत सादा डिटेल्स में, बहुत ज्यादा उद्धरणों के साथ बताया है कि गरीबी किस तरह से मैन्युफैक्चर्ड होती है,
गरीबी का निर्माण कैसे किया जाता है। गरीबी स्वतः आ नहीं जाती, वो कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं है, वो कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं है। गरीबी वो एक मैन्युफैक्चर्ड इवेंट है, वो बनाया जाता है उसको। तो अंशुमान जी, इस पूरी बातचीत को मैं चाह रहा हूं कि एक दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। शुरुआत का जो ब्रॉडर हिस्सा है उस पर डिस्कस करेंगे, और फिर मैं ये जानना चाहता हूं उस हिस्से पे, उस अगला हिस्सा मैं ये देखना चाहता हूं कि सरकारों को कौन सा सच सामने रखना चाहिए, कितनी तैयारी के साथ और कितनी ज्यादा साफगोई के साथ सरकारों को महंगाई को लेकर सच क्या है वो क्या रखना चाहिए, और आखिर में जो हर संभव तरीके हो सकते हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो पहला हिस्सा, जॉन मेमार्ड केंजी से बातचीत शुरू हो रही है वहां पे, और कई सारे इकोनॉमिस्ट का आपने इस पूरे कॉलम में जिक्र किया है, मतलब फ्रेडरिक हाइक है, मिल्टन मिल्टन फ्रिडमैन है, इन सारे का जिक्र किया है। मतलब ये लोग ऐसे हैं, ये लोग इनका कहा इकोनॉमी, जब इकोनॉमिक प्लानिंग होती है तो बाइबल की तरह गिना जाता है, किसी धर्म ग्रंथ की तरह गिना जाता है। और फिर इन सब के बीच में आते हैं CMIE के आंकड़े। और मैं अंशुमान जी चाह रहा हूं आपको बैटन देने के पहले बातचीत का, मैं चाहता हूं कि आप बस वो एक चीज बता दीजिए कि गरीबी होती क्या है, इस पर हम इस पूरी बातचीत को हम टिका सकें। अंशुमान जी। सिद्धांत, महंगाई पर हम बहुत सारी चर्चाएं सुनते रहे हैं हमेशा, और चूंकि महंगाई हमारे आसपास के जीवन में वैसी ही चीजें, इसको मैं हमेशा कहता हूँ मौसम की तरह है, हमारे आसपास मौसम बदलता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, महंगाई आती है। पर ये आज का संस्करण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं अर्थात का, वो हमें हमारे लिए जानना और समझना इसलिए जरूरी है कि शायद आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम महंगाई को आपको बिल्कुल दूसरे तरह से बता पाए, हम महंगाई और गरीबी का रिश्ता बता पाए, हम महंगाई और निर्धनता का रिश्ता बता पाएं। पहली चीज हमारे लिए समझ लेना जरूरी है कि गरीबी को लेकर हमारी जो धारणाएं हैं, गरीबी को लेकर जो हमारी समझ है, वो हमेशा एक एक खास किस्म की छवि से गाइड होती है कि गरीबी का मतलब एक फटेहाल व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए नहीं है। गरीबी का मतलब कि एक व्यक्ति जो भुखमरी का शिकार है। भुखमरी एक अलग चीज है, फटेहाल होना एक अलग चीज है। गरीबी का पेरिनियल या गरीबी का जो नैसर्गिक स्वरूप है, या गरीबी का जो पारंपरिक स्वरूप है, उससे अलग अर्थशास्त्र में गरीबी एक तुलनात्मक चीज है, एक निर्धनता एक तुलनात्मक पहलू है, जहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं, जो आपकी कमाई और महंगाई की तुलना में नापी जाती है। अब आप आय के जिस स्तर पर खड़े हुए हैं, गरीबी आपके लिए उतनी ही मारक है। अगर आप आय के बड़े स्तर पर हैं तो भी आप गरीब हैं, क्योंकि यदि आप कल अपने खाने पर, कपड़े पर, अपनी सुरक्षा पर, अपने मनोरंजन पर जो पैसा खर्च कर रहे थे वो आज नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो आप कल की तुलना में आपकी क्रय शक्ति और कमाई कम हुई है, तकनीकी तौर पर आप भी गरीब हुए। आप गरीबी की उस धारणा से अगर बाहर निकलेंगे। और यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जॉन मेनार्ड केन्ज ने एक बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। जॉन मेनार्ड केन्ज के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते रहे उनके लिए वो एक किस्म के शिक्षक जैसे हैं, पर उनसे अलग सिद्धांत भारत और दुनिया भर के बजट जॉन मेनार्ड केन्ज की शपथ लेकर बनाए जाते हैं। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के पितामह हैं, दुनिया में राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, और जहां से हम इस बात को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें अगर चाहें तो बहुत कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है। सरकारों को बहुत लंबा वक्त लगता है एक छोटी सी आबादी को गरीबी से निकालने में। यहाँ ये भी बात समझना जरूरी है, बहुत लंबा वक्त लगता है सरकारों को, तब एक छोटी सी आबादी की गरीबी खत्म हो सकती है। वो गरीबी से निकल कर अपनी आय बढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं। वो गरीबी फिर तुलनात्मक है, उसमें अति निर्धन जो मजदूर है वहां से लेकर मध्य वर्ग और उससे ऊपर तक के लोग आते हैं। लेकिन वो मेनार्ड केन्स कहते थे कि बहुत कम समय में सरकारें या तो सिर्फ महंगाई बढ़ाकर या महंगाई को बढ़ने देकर बहुत चतुराई से बहुत कम समय में आपकी बचत, आपकी खपत और आपकी कमाई तीनों घटा देती हैं और आपको गरीब बना देती है। यह भारत में पिछले एक साल में हुआ है, और इसलिए हम आज महंगाई पर चर्चा सिर्फ आटा दाल तेल की कीमतें या पेट्रोल डीजल की कीमतों के संदर्भ में नहीं कर रही है। हमारी बड़ी समस्या है कि हमें हमारी सरकारें और सरकार की नीतियां कैसे गरीब बना रही। CMI का एक आंकड़ा आया जिसमें यह कहा कि भारत में 97% आबादी एक साल में पिछले साल की तुलना में गरीब हो गई, कोट एंड कोट में। वहां उनका यही कहने का मतलब था कि आप महंगाई की तुलना में आपकी कमाई और आपकी खपत जितनी पहले थी उससे कम हो गई, यानी
आप यदि 200 रुपए की दिहाड़ी के स्तर पर खड़े थे तो महंगाई ने आपको आपके घर में मस्टर्ड ऑयल की या एडिबल ऑयल की कीमत बढ़े होने के कारण आपको साधारण दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया। और यदि आप मध्य वर्ग या मध्य वर्ग के ऊपर खड़े हुए थे तो वहां आपकी तनख्वाह 25 से 30% घट जाने के कारण आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के खर्च को, अपने मनोरंजन के खर्च को, अपने मोबाइल को बदलने के खर्चों को कम करने लगे। यानी आपकी क्रय शक्ति और आपकी कमाई, उनमें दोनों में कमी आई। अब यहां से हमें समझना जरूरी है कि ये महंगाई कैसे मैन्युफैक्चर हो रही है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, और कैसे हमारी सरकार की नीतियां अगर चाहें तो गरीब बना सकती हैं, और वो कैसे बना रही हैं ये हमारे सामने दिख रहा है। महंगाई हमारे नई नहीं है सिद्धांत। हम अर्थात के कई अलग अलग संस्करणों में महंगाई बहुत कई मुंह वाला राक्षस है। उसके कई सारे आयाम हैं, उसके कई सारे हाथ पैर हैं, जिसके अलग अलग हिस्सों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो लोग महंगाई के बाकी आयामों पर को समझना चाहते हैं वो अर्थात की प्लेलिस्ट में जाकर हम देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर बात की थी, हमने मॉनेटरी इन्फ्लेशन पर बात की थी। यहाँ हम आज महंगाई के गरीबी वाले हिस्से पर बात करेंगे, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सबसे बड़े लोगों को, ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। कमाई और मांग एक साथ बढ़े तो लोग महंगाई को सराहते हैं। जायज है कि कमाई बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा उत्पादक का, उससे रोजगार बढ़ेंगे। एक पहलू वो है। दूसरा पहलू ये है कि मौद्रिक पैमाने पे जब बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ती है, पूंजी की आपूर्ति बढ़ती है, उससे कर्ज सस्ता होता है तो थोड़ी महंगाई बढ़ती है, लेकिन लोगों को कर्ज सस्ता मिलता है। हम जहां खड़े हैं सिद्धांत, ये बहुत ही विकट और अभूतपूर्व परिस्थिति है। अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि यहां पिछले 1 साल में ना तो कमाई बढ़ी, ना लोगों का कारोबार बढ़ा, ना लोगों की इनकम बढ़ी, बल्कि जो थी वो घट गई। सस्ता कर्ज जो हुआ वो सबकी किस्मत में नहीं है। बहुत छोटी सी आबादी भारत की है ऐसी, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कर्ज ले सकती है और कर्ज चुकाने की क्षमता रखती है। तो ये जो पूरी महंगाई है, ये महंगाई कहां से आ रही है? ये महंगाई सरकार की अपनी नीतियों से निकल रही है, हमारे ऊपर थोपी जा रही है। धूमिल की एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है। धूमिल ने लिखा था कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आज की जो परिस्थिति है उसमें घोड़े यानी आम आदमी तो लोहे का स्वाद बता ही रहे, महंगाई का स्वाद बता ही रहे, पेट्रोल भरवाते हुए या मस्टर्ड ऑयल और एडिबल ऑयल खरीदते हुए या बाकी चीजें खरीदते हुए। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोहार यानी आंकड़े वाले, यानी इकोनॉमिस्ट, जो वो आंकड़े गढ़ते हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत की ये महंगाई जो इस समय है, ये पिछले कई दशकों की सबसे विद्रूप और विभत्स महंगाई है। मैं यहाँ स्टैगफ्लेशन की डिबेट नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि स्टैगफ्लेशन तो है ही। आप मंदी में है और महंगाई बढ़ी हुई तो स्टैगफ्लेशन है। पर स्टैगफ्लेशन की जो पश्चिमी अंडरस्टैंडिंग है, स्टैगफ्लेशन की जो यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उससे ज्यादा विद्रूप महंगाई इस समय हमारे सामने। और हम कुछ आंकड़ों के सहारे से समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई हमको कैसे गरीब कर रही है। पॉइंट नंबर 1, क्रिसिल का एक डेटा हमारे पास है। उस क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर खाद्य सामान की कीमत सिर्फ 1% बढ़ जाए, 1% मैं कह रहा हूं, इस समय फूड प्राइस की इन्फ्लेशन कई मामलों में 50%, 60%, 2 गुनी 3 गुनी तक हो चुकी है। अगर आप एडिबल ऑयल के तौर पर देखें, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई का सामान है, अगर WPI का डेटा और RPI का डेटा, WPI का डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, WPI के डेटा और CPI के डेटा में अगर खाने पीने की चीजों की कीमत सिर्फ 1% बढ़ जाए तो पूरी भारतीय आबादी का खाने पर खर्च लगभग 0.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाता है, सिर्फ 1% बढ़ने से। भारत की खाद्य महंगाई पिछले 1 साल में औसत 9.1% की दर से बढ़ी, पिछले 1 साल में। आप मंथ ऑन मंथ पर मत जाइए, जो एनुअल ग्रोथ रेट होती है, क्योंकि पूरे साल की ग्रोथ रेट के आधार पर हम समझते हैं। जो इससे पहले वाला जो साल था, यानी पिछले साल से 2018-19 था, उससे करीब 3% ज्यादा थी। अगर आप अपने आसपास देखें तो फल सब्जी वाली मौसमी तेजी को छोड़ भी दें, मान लें कि चलिए फल सब्जी में जो बढ़ोतरी होती है वो आपके बाजार में आपूर्ति से होती है। खाद्य तेल, मसाले, दालें, अंडे, ये सारी चीजें, यानी पूरी फूड बास्केट, WPI के आंकड़े में, WPI का आंकड़ा सरकार की वेबसाइट पर है, वो सारी चीजें 15 से 50%, 100% तक महंगी हुई हैं थोक के बाजार में या सरकारी आंकड़े में, जो कि किसी भी परिस्थिति में हमें वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करता।
क्योंकि खपत के स्तर अलग अलग है। हर व्यक्ति 5 लीटर का एडिबल ऑयल नहीं खरीदता है। 5 लीटर वाले के लिए एडिबल ऑयल की महंगाई और शाम को भर का खाना बनाने के लिए दुकान पर जाकर 200 ml या 300 ml एडिबल ऑयल लेने वाले के लिए महंगाई के बिल्कुल दूसरे आयाम है। यह हमें समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में खपत का प्रोफाइल काफी अलग है। लेकिन महंगाई की जो कई सारी ऐसी जरूरी खाद्य सामग्री हैं जिनमें महंगाई की दर ने औसत खाद्य महंगाई की दर से काफी पीछे छोड़ दिया, यानी उनमें जो महंगाई में बढ़ोतरी हुई वो टॉप लाइन इंडेक्स से बहुत ज्यादा थी। मिल्टन फ्रीडमैन एक बात बहुत दिलचस्प बात कहते थे। वो कहते थे कि महंगाई बगैर कानून के लगाया जाने वाला टैक्स है। सरकारें इसके लिए कोई कानून पास नहीं कराती, कभी किसी संसद में बात नहीं करती, कभी किसी कैबिनेट में चर्चा नहीं करती। वो जब चाहती हैं तब ये टैक्स लगा सकती हैं, और इसीलिए ये आपको गरीब करता है। भारत में ज्यादातर टैक्सेस एड वैलोरम है, यानी जो भी सामान आप खरीदते हैं उसमें मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है, उसकी जो कीमत है उसके आधार पर टैक्स लगता है। तो जैसे ही लागत बढ़ती है, जैसे ही कच्चे माल की लागत बढ़ती है, जैसे ही टैक्स बढ़ता है, कंपनियां कीमत बढ़ाकर वो बढ़ोतरी आपको पास ऑन कर देती हैं, और उस पर जो बढ़ोतरी होती है कीमत पर, उस हिसाब से सरकार का कर संग्रह बढ़ जाता है। महंगाई को भीतर से खोलिए तो आपको लगेगा कि कैसे, फिर मैं कह रहा हूं, मैन्युफैक्चर्ड गरीबी या महंगाई कैसे आती है। ईंधन, बिजली और सेहत यानी स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली महंगाई मौसमी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। ये दो ही चीजों से प्रभावित होती है। फ्यूल जिसमें आप पेट्रोल डीजल आते हैं, इससे दो ही चीजों से प्रभावित होती है। या तो इनके मुख्य स्रोत, कच्चे माल और सप्लाई के स्रोत में कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाए, कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाए, या फिर सरकारें इस पर टैक्स लगा दें और टैक्स से बदले। भारत की, इसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई के अंदर जो परतें होती हैं उनमें एक सीजनल इन्फ्लेशन होती है, एक फूड इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन होती है। हमेशा अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को, जो इनको महंगाई पढ़ाई जाती है, उनसे कहा जाता है कि किसी देश की आर्थिक सेहत और लोगों की जेब के बारे में अगर वास्तविक स्थिति जाननी है तो फूड इन्फ्लेशन के साथ कोर इन्फ्लेशन जरूर देखिए, क्योंकि वहां होने वाली बढ़ोतरी जो है वो वापस नहीं लौटती, वो बढ़ती रहती है। पिछले साल नवंबर से सिद्धांत, भारत की कोर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, यानी सेहत पे खर्च की दवाओं की और बाकी चिकित्सा की सुविधाओं पर जो लागत है वो। दूसरी चीज ईंधन, तो हमारे सामने पेट्रोल डीजल के बारे में जो कहा जाए वो कम है कि बढ़ोतरी। और इसके अलावा बिजली, पावर के रेट्स कई जगह रिवाइज हुए, इसको मिला लें। इस मोर्चे पे महंगाई लगातार नवंबर से बढ़ रही है, और पेट्रोल उत्पादों पर जो टैक्स है और उसके कारण हम 60% और 45 और करीब 50% के आसपास टैक्स पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में उसकी कीमतें दे रहे हैं, वो हमारे जख्म पे मिर्च और नमक जैसा है। कोर इन्फ्लेशन को, जो भारत में कोर इन्फ्लेशन में जो तेज बढ़ोतरी हुई है, उसे बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे बनाने वाले हिस्से वो ये है, ये यहां से आता है। अब तीसरे लेवल पर आते हैं, तीसरी महंगाई फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की महंगाई है। वो मोबाइल फोन, वो हेडफोन जो हम लगाए हैं, वो आपके चश्मे का फ्रेम, वो जो कपड़ा और वो जो शर्ट जो हम पहने हुए हैं, ये वो महंगाई है जिसके बारे में कुछ मजाकिया अर्थशास्त्री कहते हैं कि टूथपेस्ट की तरह होती है। एक बार उसे बाहर निकाल दीजिए, फिर आप इसे भर नहीं सकते वापस। टूथपेस्ट अगर बाहर निकला है, ये वो महंगाई है जिसमें कीमतें एक बार बढ़ जाती तो कभी वापस नहीं लौटती, कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये महंगाई ऐसी जो एक बार फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स की अगर महंगाई बढ़ जाए तो उसे वापस लेना मुश्किल है। और हम उसी में पिछले 6 महीने 7 महीने के आंकड़े हमारे पास जो आए हैं, उसमें मांग तो थी नहीं, कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ी। हमने देखा कच्चे माल की कीमतें इंपोर्ट के कारण बढ़ी। कंपनियां जो भी थोड़ा बहुत उत्पादन कर रही थी, उनकी ईंधन की लागत रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि उनको पेट्रोल डीजल की लागत का बोझ उठाना पड़ा। बिजली दरें महंगी हो गई। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। पूरी दुनिया में मंदी से उबरने की परिस्थिति में स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारे मेटल्स में बढ़ोतरी आई। इसके कारण मांग तो बढ़ी नहीं। कंपनियों और कारोबारियों ने ज्यादातर फैक्ट्री उत्पादों की कीमत बढ़ा दी। इसमें कपड़े हैं, इसमें जूते हैं, इसमें कॉस्मेटिक्स हैं। ये भी भारत की महंगाई का जो आंकड़ा आया है, अभी ताजा आंकड़ा, उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड या फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन है, उसमें कच्चे माल की लागत बढ़ने और काम करने की लागत बढ़ने के कारण जो भारत में बढ़ी है, उसके कारण इसकी कीमत बढ़ी है। अब हम आपकी उस दूसरी बात पर आते हैं जो सवाल आपने पूछा था कि सरकारों को कौन सा आईना दिखाना महंगाई के तौर पर जरूरी है। हाँ, मतलब मेरा सवाल ये है कि महंगाई को कम करने, महंगाई होने के नाम पर
हमारे मतलब हम खेमेबाजी कर लेते हैं अच्छे से। हमारे देश की जनता अच्छे से खेमेबाजी कर लेती है कि महंगाई क्यों बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, महंगाई कम कौन करेगा। लेकिन तय कुछ तय तर्क हैं, मतलब वो सच जो है वो बदले नहीं जा सकते, वो अपने खांचे में फिट है। और वो किस आलोक में उनको देखा जाना चाहिए, सरकार को क्या सच दिखाना चाहिए, मैं ये जानना चाहता सिद्धांत, महंगाई को लेकर अभी बहुत सारी वाटे बाउटरी होती, उस दौर में क्या हो रहा था, तब क्या था, तब कौन सी हूँ। बहुत गलत है परिस्थिति और थी, उसका कोई मतलब और वो और ये वाटे बाउटरी हमारी पॉलिटिकल सुविधा के हिसाब से होती है। पर उस पर हम जिन चीजों पर अब चर्चा कर रहे हैं, आज आपको बताना चाह रहे हैं, वहां महंगाई की पूरी नापजोख और पैमाइश ही राजनीतिक रूप से या सरकारी तौर पर ऐसी है जो हमें महंगाई के सच को महसूस तो होने देती है पर दिखाती नहीं है। नहीं, महंगाई को आप नापते कैसे? महंगाई को नापते आप इस तरीके से है कि साहब 2 महीने पहले कीमत कितनी थी, 2 महीने बाद सूचकांक बढ़कर नीचे कितना आ गया। 1 साल पहले महंगाई का सूचकांक कहां था, 1 साल बाद महंगाई का सूचकांक कहां था। अब जबकि महंगाई मंदी के बीच में आती है, बेकारी के बीच में आती है, महामारी के बीच में आती है, तो हमें इसकी पैमाइश और नापजोख के तौर तरीके बिल्कुल बदलने होंगे। तब हम अपनी तकलीफ, अपना दर्द सरकार को बता पाएंगे, जिसकी नीतियों के कारण हमें महंगाई या गरीबी झेलनी पड़ रही है। और खासतौर से गरीबी के संदर्भ में महंगाई एक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें कि कीमतें बढ़ती रहती हैं, कंपनियों के मार्जिन बढ़ते रहते हैं, लोगों की आय बढ़ती रहती है। एक दूसरा फिनोमेना है गरीबी के संदर्भ में, विशुद्ध रूप से महंगाई हमें कैसे गरीब करती है उस संदर्भ में हमें इसे बिल्कुल दूसरे पैमानों में समझना पड़ेगा। और वहां हमारी जरूरत यह है कि महंगाई पर नापजोख अब इस आधार पर होनी चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिवार अलग अलग मदों पर कितना खर्च करता है। खाने पर कितना खर्च करता है, दवा पर कितना खर्च करता है, पेट्रोल डीजल ईंधन पर कितना खर्च करता है, बाकी मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, और किसी एक ग्रुप की या किसी दूसरे ग्रुप की इसमें से कीमत बढ़ने के कारण किस एक ग्रुप की जरूरत का पेट उसे काटना पड़ता है, कहां उसे समझौता करना पड़ता है। जैसे 2 बिल्कुल नए फिनोमेना हमें दिखाई दिए पिछले 6 महीने के दौरान, कोविड के दौरान, जिसने हमें बताया कि पेट्रोल डीजल की महंगाई और चिकित्सा पर खर्च पिछले 1 साल में जबरदस्त ढंग से बढ़ा। हमें भी आंकड़ा बताएंगे आगे कि कितना बढ़ा। इन दोनों बढ़ोतरियों ने, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि इन दोनों की महंगाई ने लोगों का डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर, यानी अच्छे कपड़े खरीदना, कुछ बेहतर मनोरंजन की चीजें खरीदना, घर के लिए कुछ बेहतर सुविधाएं जुटा लेना, इस पर खर्च को काट दिया। और इससे जो मंदी निकली, वो मंदी उन उद्योगों में नजर आई जो हमारे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का हिस्सा थे। यानी हम थोड़ा सरप्लस जुटाते थे तो हम सोचते थे कि चलते हैं, लैपटॉप काफी पुराना हो गया, बदल लेते हैं, चलिए कुछ गारमेंट्स खरीद लाते हैं, चलिए हम फूड के कुछ बेहतर चीजें खरीद लाते हैं, हम किचन में कुछ अप्लायंसेस खरीद लाते हैं। और वो बनाने वाली, वो बेचने वाली कंपनियां उसके पीछे खड़ी थी, जिनकी उत्पादन कैपेसिटी थी, जिनमें रोजगार था, और वो जो साइकिल था। वो सिर्फ 2 चीजों की महंगाई का हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, बाकी और अन्य चीजों की महंगाई के लिए हमारे पास चर्चा का वक्त नहीं, लेकिन हमने पीछे आपको बताया है कि हमें गरीब बनाने की व्यवस्था में कैसे 2 चीजों ने सबसे बड़ा रोल निभाया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई और इलाज पर, चिकित्सा पर खर्च के कारण भारत में बहुत बड़ी आबादी ने अपनी बहुत सारी जरूरतों का पेट काटा है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के इलाज पर पिछले साल देश में 66,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए, 66,000 करोड़ रुपीस ज्यादा खर्च हुए। एसबीआई रिसर्च का डेटा है। पिछले 1 साल में भारत में कोविड आने से पहले भारत के लोगों का जो मासिक खर्च है, जो उनकी जो या जो उनका सालाना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसमें खाने पर, मनोरंजन पर, शिक्षा पर, यात्रा पर, परिवहन पर, पेट्रोल पर, डीजल पर जो खर्च होता है, उसमें स्वास्थ्य के खर्च का हिस्सा 5% था। ये सरकारी आंकड़ा, एनएसएसओ का आंकड़ा हमें बताता है। पिछले 1 साल में बढ़कर 11% पहुंच गया, 11% हो गए, यानी 2 गुने से ज्यादा हो गया। यानी यदि कोई एक आदमी महीने में 100 रुपए खर्च करता था और उसमें से वो 5 रुपए खर्च करता था स्वास्थ्य के ऊपर, तो वो 11 रुपए खर्च कर रहा है। तो इसके लिए जिंदगी आसान करने वाली, जिंदगी बेहतर करने वाली, सुविधाएं बढ़ाने वाली चीजों पर लोगों का खर्च 60% घट गया। अब आप
ये दोनों चीजें एक साथ रखिए कि जो लोगों का चिकित्सा पर बढ़ा खर्च और पेट्रोल डीजल की महंगाई, जो विशुद्ध रूप से सरकार के फैसले से, सरकार की संवेदनहीनता से निकली हुई है, उसके कारण लोगों का बड़ा खर्च उन चीजों पर कम हो गया जिन चीजों पर वो सामान्य रूप से ऐसी महंगाई की स्थिति में खर्च नहीं करते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हमें और ज्यादा बेकारी के तौर पर सामने आया। ये जो आपको बेकारी का आंकड़ा दिख रहा है अप्रैल मई में बढ़ा हुआ 1.5 करोड़ लोगों का, ये कंपनियों की इसी समझ से निकला है कि साहब लोगों के पास पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए। वो क्या खरीदेंगे? मोबाइल क्या खरीदेंगे? कपड़े? कहाँ जाएंगे घूमने के लिए और किस मॉल में शॉपिंग करेंगे? जब वो इलाज का पैसा उनके पास नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को झेलने की क्षमता नहीं है, तो कंपनियों ने अपने उत्पादन घटाए हैं, नौकरियां घटाई हैं। यानी सरकार ने हमें अपने फैसले से सिर्फ गरीबी नहीं बढ़ाई है, बेरोजगारी का एक परोक्ष दुष्चक्र शुरू कर दिया जो बहुत लंबा है। दुष्चक्र बहुत लंबे चलते हैं, बहुत आसानी से टूटते नहीं है। अब दूसरा जो पैमाइश है हमारी, जो दूसरी पैमाइश महंगाई की इस समय हमें करनी चाहिए, जो गरीबी के बारे में हमारी समझ को स्पष्ट करेगी, वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस स्टैगफ्लेशन के दौर में, इस भयानक मंदी और महंगाई के दौर में लोगों की कमाई और महंगाई का क्या रिश्ता है। सीएसओ का आंकड़ा बताता है कि पिछले एक साल में जीडीपी टूटने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 8,637 रुपए घटी। ये आंकड़ा 8,637 रुपए, हाँ घटी है, क्योंकि सीएसओ का आंकड़ा है ये, क्योंकि भारत में पिछले साल प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई। ये भारत का जीडीपी -7.3% है, करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का लॉस है। एसबीआई का डेटा मानता है कि असंगठित क्षेत्र और निजी प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी और वेतन में कटौती के कारण करीब 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। यानी जो लोग काम कर रहे थे उन्हें उनकी इनकम और उनकी खपत में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई। आप खुद देख सकते हैं, 1.5 करोड़ लोग अगर एक महीने में बेरोजगार हो रहे हैं पिछले साल की बेरोजगारी के ऊपर हो रहे हैं, तो ये खपत, ये जो कमाई है, ये कमाई कब तेजी से टूटी और इसके बदले उनकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ी है। और ये वो फर्क है जो हमें गरीब कर रहा है। अब इसमें वो भी व्यक्ति है जो किसी जगह प्लम्बर का काम करता था और पिछले एक साल से उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम बंद है और उसे प्लम्बर की दिहाड़ी भी नहीं मिल रही, 300 रुपए की, 400 रुपए की, और वो अपनी बचत खा चुका है, तो उसकी गरीबी की आप तुलना कर सकते हैं। और वो मध्यवर्ग का एग्जीक्यूटिव भी है जिसे पिंक स्लिप दे दी गई है, जिसकी तनख्वाह 25 से 30%, 40% कट कर दी गई। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। महंगाई सरकारें ही बढ़ाती हैं, ये बात फ्रेडरिक हैक भी कहते थे। फ्रेडरिक हैक फेमस अर्थशास्त्री थे। वो कहते थे कि सरकारें बहुत शौक के साथ, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत सोच समझकर महंगाई बढ़ाती हैं। और हम देख सकते हैं उसको कि अगर सरकारें महंगाई नहीं बढ़ाती होती तो इस महामारी के बीच कोई भी संवेदनशील सरकार दवाओं पर टैक्स घटा देती, कोई भी संवेदनशील सरकार पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स ना बढ़ा देती कि हम 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाते, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 65-66 के आसपास घूमती रही है। कोई भी सरकार ये सोचती कि हम बचत पर ब्याज दर में कटौती नहीं करेंगे, जो थोड़ी बहुत बचत लोगों की बैंकों में रखी उस पर भी रिटर्न महंगाई से कम हो जाएगा। 7%, 8% की महंगाई एवरेज है, उस पर रिटर्न रह गया 4%, 3% का, यानी आप निगेटिव है, नुकसान में है। आप जो रख रहे हैं उस पर आपको नुकसान हो रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ये महंगाई का दूसरा पहलू है। और एक और बड़ा विवादित लेकिन बड़ा वास्तविक पहलू है जिसको हमें यहाँ और समझना जरूरी है। गरीबी के संदर्भ में महंगाई की एक और बड़ी अद्भुत प्रवृत्ति है। गरीब बनाने के साथ एक बड़ी अद्भुत प्रवृत्ति है कि महंगाई दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इकोनॉमिक फेनोमेना है जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को गरीब बना सकती है और कुछ लोगों को अचानक बहुत अमीर बना देती है। और अमूमन ये चेंज इरिवर्सिबल होता है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को गरीब कर देती है और बहुत कम लोगों को अमीर कर देती है। ये मार्केट, जैसे आप देखिए, बाजार में कंपनियां बंद हुई तो जो सबसे मजबूत और ताकतवर कंपनी थी, जिसके पास बाजार में खड़े रहने की क्षमता थी, बैंकों में उसका असर था, राजनीतिक रूप से वो कनेक्टेड थी, उस कंपनी का बाजार का हिस्सा बड़ा हो गया, क्योंकि छोटी कंपनियां जो उसकी कंपटीशन में कहीं कहीं थी वो खत्म हो गई। पर इसका सबसे आसान और सबसे दिलचस्प उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारत में हमने अभी पिछले 2 साल में देखा है। बीते 7 साल में,
14 से लेकर अभी तक सिद्धांत भारत में पेट्रोल और डीजल से टैक्स कलेक्शन 700% बढ़ा है, 700%। यानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल को सरकार ने तय करके, मतलब टारगेट करके कि आपकी महंगाई बढ़े, ये चीज महंगी होके रहेगी, ये मतलब हमें इसको महंगा करना ही है, ये दिखता है 700%। ये अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट को जवाब में बताया था, 700% बढ़ा है। पिछले साल जब लोगों को कुछ नहीं मिला, उनकी कमाई घट गई, उनकी नौकरी चली गई, सब कुछ चली गई, तो पिछले साल सरकार ने इन दोनों ईंधनों से 2020-21 में सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल किया, सिर्फ इन दो ईंधन से, पेट्रोल और डीजल से। जबकि आपके पास ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं था, लोग घर में बंद थे। और दूसरा पहलू इसका देखिए, ठीक इसके पैरेलली उससे एक साल पहले या कोविड से पहले वाले वित्त वर्ष में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में 1,54,000 करोड़ रुपए की कमी की। अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के ऊपर जो टैक्स का बर्डन था उसे घटाकर ट्रांसफर कर दिया गया लोगों की जेब पर। 1,54,000 करोड़ रुपए जिन कंपनियों की कमाई से सरकार के पास आता था वो घटा दिया गया और 2,94,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली पेट्रोल डीजल से की गई, जो सरकार का, जिसके लिए सरकार को किसी अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत नहीं कि अगर आप ईंधन महंगा करते जाओगे तो इकोनॉमी में हर चीज की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। और इसका जो परोक्ष असर हुआ ऑटोमोबाइल उद्योग में रोजगार बंद होने पर, फिनांस कंपनियों में रोजगार बंद होने पर, लोगों के कंजम्पशन को गिरने में, वो अलग से है। तो ये बात जो अर्थशास्त्री कहते थे, मैं यहां समझने की कोशिश कर रहा था महंगाई की पुराने अर्थशास्त्री ऐसा कहते क्यों थे, उसका वो ये सिर्फ सैद्धांतिक था, ये व्यवहारिक भी था कि जॉन मेनार्ड केन्स ये कैसे कहते थे कि महंगाई आपको गरीब कर सकती है। हाँ, हमने देखा गरीब कर रही है हमारे सामने। फ्रेडरिक हायक कहते थे कि सरकारें महंगाई बढ़ाती हैं, हाँ बढ़ाती हैं। भारत के टैक्स सिस्टम को देख लीजिए 8 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक मिलती है और वह कमेटी बना देती है कि दवा के ऊपर टैक्स कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और कैसे कम समय में ज्यादा लोगों को अमीर बनाने के लिए और अधिकतम लोगों को गरीब बनाने का काम कैसे हो सकता है भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पर में कटौती बनाम पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन को आप सामने रखकर देख लीजिए। यानी डेलिबरेटली सोचकर कंपनियों से टैक्स का बर्डन कम किया गया और पेट्रोल डीजल के पंपों पर और हमारी जेब पर बढ़ा दिया गया, यह कहते हुए कि कंपनियों को अगर टैक्स में रियायत मिलेगी, सिद्धांत तो वो रोजगार देंगी, वो लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएंगी। लेकिन उसके 2 ही 3 महीने बाद कोविड आ गया, कंपनियों ने बगैर सोचे समझे आंख बंद करके जितने लोगों को निकालना था उनको निकाल दिया और फिर निकाल दिया अप्रैल मई में। तो यानी उनको जो इंसेंटिव जिस मकसद से दिया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ और जो बाहर निकले लोग वो और ज्यादा भयानक महंगाई में आकर फंस गए। गरीब हम कैसे होते हैं महंगाई के कारण, इसका एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर जो समझना हमारे जरूरी है। क्रिसिल ने माना कि अगर भारत में खुदरा महंगाई टोटल, हमने पहले खाद्य महंगाई की बात की थी, टोटल अगर रिटेल इन्फ्लेशन 1% बढ़े, 1% बढ़े केवल, तो भारत में आम लोगों की जिंदगी करीब 1.53 लाख करोड़ रुपए महंगी हो जाती है। यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत 1.53 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाती है अगर रिटेल इन्फ्लेशन, सरकार का जो आधा अधूरा घटिया टाइप का आंकड़ा है उस आंकड़े से भी अगर वो 1% बढ़ती है तो हम 1.53 लाख करोड़ रुपए महंगी हो जाती है हमारी जिंदगी। इसे आप इस तरह से माने कि आप बहुत सारी जरूरी चीजों के खर्च में कटौती करने पर मजबूर हो जाते हैं अगर 1% भी महंगाई बढ़ जाए। वो कहीं ना कहीं गरीबी किसी न किसी स्तर पर परिलक्षित होती है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है आपके किसी न किसी कंजम्पशन में, किसी न किसी खपत में दिखती है। आपकी जिंदगी बेहतर होने की जो रफ्तार है वो थम जाती है और इकोनॉमी में जिंदगी बेहतर होने की रफ्तार थमना या उसका घटना या पीछे जाना भी गरीबी की परिभाषाओं में या गरीबी के आकलन में शामिल होता है। पिछले 1 साल में सिद्धांत भारत की जो रिटेल इन्फ्लेशन थी, जो खुदरा महंगाई थी, वो सालाना दर उसकी 6.2% रही, जबकि सब कुछ बंद था उस समय, जो 2019 से 2% ज्यादा है। यानी सिर्फ 2019 की तुलना में आप देखें पिछले साल मंदी के दौरान भी 6.2% रही। अब ये धीमे धीमे 7.5-8% के आसपास बढ़ रही है। आरबीआई भी मान रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और अगर हम अभी ताजे आंकड़े को देखें जो कि थोक महंगाई का आया, जो 11% का है, उस रेशियो में देखें तो शायद हम 7-8% की महंगाई को सामान्य रूप से सामने देखने वाले हैं। इसलिए जो आंकड़ा हमारे पास आया कि 97% लोग गरीब हो गए, उसकी वजह यह है
कि जब 1% महंगाई आपकी जिंदगी जीने की लागत 1.53 लाख करोड़ रुपए बढ़ा देती है, तो भारत की आबादी में तो बहुत छोटा हिस्सा मध्यम वर्ग का है, 15-16 करोड़ लोगों का। बाकी सब निम्न मध्यम वर्ग और गरीब लोग हैं। उनके लिए इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये महत्वपूर्ण है। हम जहां खड़े हैं कोविड के दूसरी लहर के बाद तीसरी का हमें पता नहीं है। भारत में असंख्य सेवाएं और उत्पाद हमेशा के लिए महंगे हो चुके हैं। वो टूथपेस्ट जैसी स्थिति है, वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। जिनकी कीमत बढ़ चुकी है वो वापस नहीं लौटेंगे। हमें यह पता है कि खपत मारने वाली, मांग तोड़ने वाली, जिंदगी की जीने की लागत बढ़ाने वाली महंगाई लंबी मंदी लाती है, हमें पता है। पर हमारी सरकारें जानबूझकर या किस मजबूरी में इसे बढ़ाती हैं। अब हम जब तुलना करें दुनिया की तरफ और देखें कि दुनिया के देशों ने सबसे तकलीफ देह दौर में अपने देश के लोगों को की आय की सुरक्षा की, महंगाई नहीं बढ़ने दी, उन्हें मदद पहुंचाई, उन्हें सुविधाएं दी, उनकी आय बचाने की कोशिश की ज्यादातर देशों पर। इस पर विस्तार से कई बार चर्चा कर चुके हैं अर्थात में, जिसमें हमने रेफरेंस के साथ बताया कि कहां कहां हुआ है। तब ऐसा लगता है जैसे सरकार ने हमें योजनाबद्ध ढंग से गरीब कर दिया। एक व्यवस्था के तहत लगातार टैक्स बढ़ाते हुए, देखते हुए कि लोग गरीब हो रहे हैं, देखते हुए कि उनके रोजगार जा रहे हैं, पर जो सरकार के पास एक मलहम था भी जिसकी वो मदद इस समय कर सकती थी, सपोर्ट दे सकती थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने में, कम रखने में, वो भी सरकार ने नहीं की। ये वास्तविकता है। और इसलिए भारत की महंगाई, दुनिया के में अर्थशास्त्री उसे बहुत छोटे स्तर पर महंगाई को गरीब करने वाला मानते थे। भारत में तो इतनी विभीषिका है महंगाई की कि जो सामने हमें दिख रही है। तो ये बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है सिद्धांत, सब लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझकर ही हम सरकार से पूछ सकेंगे, उसे बार बार बता सकेंगे कि हमने उन्हें खुद को गरीब बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। आपने वोट अपनी गरीबी दूर करने के लिए किया था, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए दिया था, अपने ऊपर टैक्स का खर्च का बोझ कम करने के लिए दिया था, नहीं कि आप ऐसा करें कि लोग गरीब होते चले जाएं। यह महंगाई का सबसे विद्रूप चेहरा है, जो मुझे इन आंकड़ों से समझ में आया। तो मुझे लगा कि ये चीज सबके जानने के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। और सलाह यह है कि ये बढ़ती रहेगी। आपको ही अपनी बचत, आपको ही अपना खर्च संतुलित करना है। तनख्वाह में बढ़ोतरी कब होगी हमें पता नहीं, मंदी कब दूर होगी हमें पता नहीं, लेकिन महंगाई का अगला आंकड़ा खराब आएगा, कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, इतना हमें सामने दिखाई देता है। अच्छा अंशुमान जी, मतलब ये चेंज तो इरिवर्सिबल है, इस तो जाहिर है, ये चेंज वापस नहीं होंगे। कोई भी महंगाई वापस नहीं होती, ये रिकॉर्ड रहा है। और सरकारें इस तरह का काम कर रही हैं जिससे लोगों के खर्चे कम से ये और भी ज्यादा बुरा काम है। तो मतलब उपाय तो यही हो सकता है इसके बीच में कि लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इससे आप रोजगार सृजन कीजिए, लोगों के हाथ में पैसा रखिए। मुझे लगता कि इसके अलावा और कोई भी उपाय सरकार के पास बचा हुआ है। सिद्धांत, हम पेरिनेली इन्फ्लेशन वाले कंट्री हैं। अगर आप भारत में देखें ना, तो अगर आप 1950 से अभी तक देखें, तो भारत में हमेशा एवरेज महंगाई की दर भारत की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा ही रहती है, क्योंकि हम कई मायनों में शॉर्टेजेस के कंट्री हैं, बहुत सारी और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। तो हमने ऐतिहासिक तौर पर यह देखा है कि भारत में जीडीपी की बढ़ोतरी की दर, या जीडीपी जिसको हम नेशनल इनकम मान सकते हैं, लोगों की आय बढ़ने की दर से महंगाई बढ़ने की दर हमेशा ज्यादा रहती है। लेकिन हम यहाँ की परिस्थिति क्यों चैलेंजिंग है, और जहां पर सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है, क्योंकि फिर भी लोगों की आय बढ़ती है। अगर महंगाई मान लीजिए उनकी आय से 2% ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही, तो उनकी आय कम से कम 1-1.5% से बढ़ रही है। उनको अगर पिछले साल 5%, 10% का इंक्रीमेंट मिला था, तो उस साल की महंगाई 6 या 7%, 8% रही, 2% ज्यादा रही। उन्होंने थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके, काट पीट के, इधर उधर से हिसाब करके अपनी जिंदगी चला ली, कुछ सरप्लस जुटा लिया, कुछ ज्यादा काम करके पैसा जुटा लिया और खरीद लिया। महंगाई तब हमें बहुत ज्यादा मारती है जब हम उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। ज्यादातर लोगों की कमाई 2018 में जो थी, 2019 में थी, वो 2021 में रही नहीं। तो जब आपकी कमाई उल्टी दिशा में चलने लगे, घटने लगे, रिड्यूस होने लगे, और महंगाई उससे ज्यादा बढ़ने लगे, तो आती है तात्कालिक गरीबी। और ये हम जहां जिस फिनोमेना पे खड़े, इसलिए मैंने महंगाई और गरीबी पर चर्चा को रखा। तब आती, हाँ, महंगाई, आय बढ़ती रहे और महंगाई बढ़ती रहे तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम भारतीय महंगाई के आदी हो चुके हैं। विदेश में 1%, 0.5% महंगाई बढ़ जाए तो
लोग चिल्लाने लगते हैं कि इन्फ्लेशन का हमला हो गया, यहाँ लोग 11% महंगाई और 8% और 9% की महंगाई पर हैं। तो यहाँ सरकारों को ये देखना चाहिए, जिस बात को हमने कहा कि हमारी आय की तुलना में हमारी जिंदगी जीने की लागत क्या है और हमारी आय की तुलना में हमारी बचत पर रिटर्न क्या है। बहुत सामान्य सी चीज है कि अगर हमारी जिंदगी जीने की लागत 500 रुपए और हमारी कमाई 2018 में 450 रुपए थी, हम चल सकते थे, लेकिन हमारी जिंदगी जीने की लागत 700 रुपए हो गई, कमाई 300 रुपए रह गई हमारी घट के, तो हम गरीब हो गए। हमारे लिए बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलभ्य हो गई, हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर उसके साथ हम बीमार हुए, कोविड पर हमने खर्च बढ़ा के कारण खर्च बढ़ा, और फिर बाकी चीजों का खर्च बढ़ा। इसे रोकने के लिए सरकारें क्या करती हैं? इसे रोकने के लिए पूरी दुनिया में सरकारें दो काम करती हैं। या तो वो लोगों के हाथ में पैसे रखती हैं, पेचेक प्रोटेक्शन देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती हैं, ताकि चलिए ठीक है महंगाई हम नहीं रोक सकते लेकिन हम आपके हाथ में पैसा रख रहे हैं कि आपकी, या फिर सरकारें टैक्स घटाती हैं, चीजें सस्ती करती हैं। भारत की सरकार अगर हाथ में पैसा नहीं रख पाई, ठीक था सरकार के पास पैसा नहीं था, बजट वो यूरोप, अमेरिका, साउथ कोरिया, चाइना के देशों की तरह अपने लोगों के रोजगारों की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर पाई कि लोगों की नौकरियां न खत्म की जाएं, लोगों की तनख्वाहें नहीं काटी जाएं, पर उसे टैक्स कम करने से किसने रोका था? पेट्रोल डीजल की कीमतों को लगातार बढ़ते जाने से किसने रोका था? ये किसने मना किया था सरकार को? ये किसने सलाह दी थी सरकार को कि आप $60, $62, $63 पर बैरल का भी क्रूड हो, लेकिन आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाते रहिए और घोर मंदी के बीच में से 100 रुपए से ऊपर ले जाकर खड़ा कर दीजिए। ये यहां पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक संवेदनहीनता का विषय है, क्योंकि हमारे लिए शायद संवेदनशील सरकारें दुर्लभ और अजायब घर की वस्तु हो गई हैं, जो वो इस बात के प्रति संवेदनशील है ही नहीं कि लोगों की कमाई घटी है, गरीबी आई है, कम से कम उनकी जिंदगी जीने की लागत को 1 पैसे, 2 रुपए, 4 रुपए भी सस्ता कर दिया जाए। आप देखिए खाद्य तेल की कीमत पिछले साल में 62% बढ़ गई, सरकार को फर्क नहीं पड़ा। ये चीज समझना जरूरी। तो यहां पर जो इंटरवेंशन अभी चाहिए था वो टैक्स कट का इंटरवेंशन चाहिए था, इसका इंटरवेंशन चाहिए, तो जो चीजें आप खरीद रहे हैं कम से कम उनकी लागत तो कम हो जाए। अच्छा अंशुमान जी, पिछले एपिसोड पे कुछ एक सवाल है, मैं मतलब एक ही व्यक्ति ने 2-3 सवाल पूछे थे। एक व्यक्ति ने स्टैगफ्लेशन पे सवाल पूछा था, तो जिस पर मुझे ख्याल से इस एपिसोड में आपने जवाब दे ही दिया है उस पर, और हाँ इसमें चर्चा हमने करी। और तुषार खन्ना वो पूछ रहे हैं, 2-3-4 क्वेश्चन है तो उनको हम जल्दी से बातचीत करते चलते हैं। पहला सवाल है तुषार खन्ना का कि गिवन द पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट स्पेशली ऑफ बीपीसीएल, क्या आपको लगता है कि सरकार को एक छोटा परसेंटेज जो है इन्वेस्ट करना चाहिए डेटा कलेक्शन और सिस्टमिक कोलेशन में? हाँ मुझे लगता है कि क्या पूरा सवाल है, फिर से बोलिए। Given the PSU disinvestment, especially of BPCL, do you think that government should invest a small percentage of proceeds into data collection and systemic collation? मुझे पता नहीं किस डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं। सरकार के पास आईटी मिनिस्ट्री है, उसके पास ह्यूज बजट है, डिजिटल इंडिया के पास फंड्स हैं, और दूसरा ये है कि सरकार का अपना डेटा कलेक्शन का एक अलग पैरेलल सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारा एनआईसी है, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो डेटा कलेक्शन का काम करती हैं, और बाकी प्राइवेट सेक्टर का है। इनका सवाल थोड़ा सा ना अंशुमान जी फैला भी हुआ है, मैं कहिए तो एक बार आपको टोक के सारी चीजें पढ़ दूं तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, और फिर इसी में दूसरा सवाल है, सिंस द डेटा इज न्यू ऑयल एंड इंडिया हैज लोड्स ऑफ डेटा बोथ इन वैरायटी एंड स्केल, कैन स्टार्टअप्स बी डिप्लॉयड फॉर एनालिटिक्स ऑफ प्रेजेंट डेटा? Should government revamp CSO and SSO structure to improve data collection? And what is the cause? What is that cause the government's hesitation behind implementing data protection policy? ये है पूरा सवाल। 3-4 अलग चीजें हैं। देखिए डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स में हम वीक हैं, ये बिल्कुल सही है। सरकारें नहीं चाहती क्योंकि डेटा एनालिटिक्स थोड़ा डबल एज्ड सॉर्ड होती है। जब डेटा एनालिटिक्स शुरू होती है तो सरकारें एक्सपोज होती हैं, सच्चाई बाहर आती है। भारत में बहुत सारा डेटा फेक है, क्लेम्ड डेटा है, आप जो कहते हैं वो जमीन पर दिखता नहीं है, और जब वास्तविकता में आप डेटा एनालिटिक्स करते हैं जाके तो आपको दिखाई देता है कि सरकार ने तो काम में इतना पैसा खर्च किया, वो खर्च नहीं हुआ। तो सरकारें वही डेटा कलेक्ट कराना चाहती है जिससे उनकी इमेज और प्रोफाइल पे ज्यादा असर ना पड़े। ये तो पहली चीज है। दूसरा इशू इनका डेटा प्रोटेक्शन का, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो प्रिवेसी का इशू है। और अभी जब हम ट्विटर के साथ सरकार की रार देख रहे हैं या व्हाट्सएप के साथ देख रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग खेमों में हैं, तो उन्हें ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि वो डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी कहाँ गई जो पिछले 5 साल से इस पर चर्चा चल रही है।
अगर हम भारतीयों की सुरक्षा के प्रति इतने ही सतर्क हैं तो सरकार को सबसे पहले उनको डेटा में सुरक्षा देनी चाहिए। ये तो कोशिश करना चाहिए ना उनको कि सरकार किसी तरीके से हमारे डेटा को, जिसे बैंक हमारे डेटा को बेच देते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां बेच रही, उसे रोकने की कोशिश की जाए। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी सरकार नहीं ला पा रही है या नहीं लाना चाहती है क्योंकि उसके भी हाथ बंध जाएंगे, वो भी हमारी प्राइवेसी में दखल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो नहीं लाना चाहती। दूसरी तरफ वो प्राइवेट कंपनियों से डेटा के मामले में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए कहती है और खुद ट्रांसपेरेंसी बरतने को तैयार नहीं है। ये एक डिबेट का विषय है। और डेटा कलेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड डेटा हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड डेटा हो, अवेलेबल है। पर खुद सरकारें उसे उतना मॉडर्न, उतना रोबस्ट नहीं बनाना चाहती क्योंकि उसमें कॉस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल विल का, पॉलिटिकल प्लानिंग का विषय। कोविड का जितना डेटा सरकार के पास इस समय अवेलेबल है पिछले 2 साल का, सिद्धांत ह्यूमंगस डेटा, उससे आप पता नहीं इंडिया की हेल्थ सिस्टम के बारे में कितनी चीजें जान सकते हैं। एज का, कोमॉर्बिडिटी का रीजन का, उसकी फूड हैबिट्स का, हर चीज का डेटा अवेलेबल है। सरकारें चाहें तो उसके बेस पर दुनिया की सबसे अचूक हेल्थ पॉलिसी बना सकती है, सबसे शानदार हेल्थ सिस्टम तैयार कर सकती है। पर उसके लिए जो जिस तरीके की विल पावर और जिस तरीके की योजना और विजन चाहिए वो हमारे पास हमें दिखता नहीं है। अंशुमान जी, कुछ एक सजेशन है। पहले तो एक सवाल है जो कई बार पूछा जाता है आपसे, और वो मैं इस बार लेकर आया हूँ कि मुझे लगा अंशुमान जी को इस पर ये सवाल पूछ लेंगे। अंशुमान जी, मतलब ये सवाल कई लोगों ने पूछा, लेकिन मैं प्रखर यादव के बहाने से सवाल को दोबारा उठा रहा हूँ। सर, could you suggest some books to understand economy and finance from basics? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं अंशुमान। मैं अखबार का ये सवाल पन्ना बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं अखबार का पन्ना वो वाला कहे कि कहना, मैं तो चाहता हूँ अखबार का पन्ना भी पढ़िए, बाकी अंशुमान जी बताएंगे। नहीं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं सिद्धांत, और मुझे लगता है कि मुझे ट्विटर पे भी और डायरेक्ट मैसेज पे भी, और जो लोग फोन से कनेक्टेड है वो भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं दरअसल ये किताबें तो बहुत सारी हैं, किताबें तो आसपास इतनी लगी हुई हैं, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मेरा इकोनॉमी के मामले में जो अपनी समझ है जहाँ से विकसित होती है कि हमारे पास स्पेसिफिक्स होने चाहिए। इकोनॉमी की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग सवाल से आती है। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप जाकर इन्फ्लेशन के ऊपर किसी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी पढ़ लीजिए तो आप थोड़ी देर बोर होकर सो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप फ्रेडरिक हायक को या जॉन बर्नार्ड केन्स को या उनकी इकोनॉमिक थ्योरीज को पढ़ लीजिए। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम और आप काम करते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी के असर से समझने की कोशिश करते हैं, वहां जब आपके पास कोई सही सवाल होगा तो आपको सही रेफरेंस उसका मिल जाएगा। तो वो वहां से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स की आप 12th की बुक पढ़ें या आप ग्रेजुएशन की बुक पढ़ें या आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पढ़ें, थ्योरीज तो वही हैं, वही थ्योरीज है, वही इन्फ्लेशन है, वही मैक्रो इकोनॉमी है, वही माइक्रो इकोनॉमी है, वही बैंकिंग है, वही मॉनेटरी पॉलिसी है। बट वहां पढ़ के देखिए और अपने आसपास जिंदगी में देखिए तो आपको बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क समझ में आएगा। तो बेहतर यह है कि सवाल आपके पास अच्छा हो। जैसे आप एक कहेंगे मैं महंगाई के बारे में समझना चाहता हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इन किताबों में आपको महंगाई का वो आयाम समझ में आ जाएगा जो किसी क्लासिकल इकोनॉमिक बुक की डिफिनीशन में शायद आपको नहीं मिलेगा। ये वजह है। नहीं तो इकोनॉमिक्स की किताबों के 2 ग्रुप हैं सिद्धांत। एक ग्रुप है पुराने इकोनॉमिक थ्योरीज का जो पुरानी चीजें हो गई, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है, उससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। मैं भी उस एकेडमिक इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा मुरीद कभी नहीं रहा हूं। और दूसरी वो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिस्ट ने नहीं लिखी है, जो उन लोगों ने लिखी है जो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बैंकर्स हैं, जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, खास जिन्होंने एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखी। वो इकोनॉमिक्स बहुत पावरफुल है क्योंकि वो आप समझ सकते हो, वो आपके आसपास है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें, अगली बार मैं 2-3 किताबों का जिक्र भी कर दूंगा जो है। लेकिन क्या है कि कुछ किताबें पुरानी हो जाती हैं, कुछ किताबें रिलेवेंट हो जाती हैं, तो उसके बाद उनको है मैं अगली बार 2-3-4 किताबों का जिक्र कर दूंगा। स्पेसिफिक सवाल होगा तो ज्यादा बताने में आसानी होगी। उस पे जो हमारा सेक्शन है जिसमें लोग बताते हैं कि साहब क्या लिखा, क्या पढ़ा, तो शुभम राय हैं हमारे दर्शक, वो कहते हैं कि वो 2 किताबें पढ़ी उन्होंने। एक सैपियंस, जिसका एक बार हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं, किसी और ने भी पढ़ के बताया था,
कि जिस in which you all has written extremely different way about agriculture, currency and religion etc. Another book is Rework. उन्होंने कहा है I think this another book which should be read. It has been seen about working and planning in different way. Rework मैंने नाम सुना, मैंने पढ़ा नहीं है अंशुमान जी, आपकी नजर से गई क्या ये किताब? ये किताब ने पढ़ी है। इस तरीके की किताबों की एक सीरीज है दुनिया में, जिन किताब जो नए तरीके से काम करने के तौर तरीके बताती हैं, आपके वर्क प्लान को एक तरीके की ये प्रोफेशनल मोटिवेशनल बुक्स हैं। हाँ। और आप कुछ अब वो समय बीता आपका, थोड़ा सा जो एक बहुत व्यस्तता वाला था वो समय, क्या कुछ बीता कि कुछ लिखने पढ़ने का, अपना देखने का मौका मिला? देखने का तो मौका शायद अब इस हफ्ते से थोड़ा बहुत फोकस हो पाएगा, क्योंकि भी काफी व्यस्तता थी। लेकिन हाँ, किताबें भी नहीं आ रही थी एक्चुअली। अमेज़न से किताबों की डिलीवरी भी बीच में रुकी हुई थी, एसेंशियल नॉन एसेंशियल उसके कारण तो एक लंबी सूची मेरे पास किताबों की पड़ी हुई थी तो वो धीमे धीमे अब अमेज़न उनके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो कुछ नई किताबें आना शुरू हो रही हैं। आज ही मुझे अमेज़न का मैसेज आया कि आपकी बुक लिस्ट में से कुछ किताबें अवेलेबल हैं, तो हम उनको आपको भिजवाना शुरू करेंगे। तो होपफुली हमारी खुराक इस हफ्ते हमारे पास आ जाएगी, तो हम अगले सप्ताह फिर आपसे किसी नई किताब पे चर्चा करेंगे। कई सारी किताबें अमेज़न के पास ऑर्डर में पड़ी हुई हैं जो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी, तो अगले सप्ताह हम फिर किसी नई किताब पे चर्चा करेंगे। और मैंने एक वो फिल्म देखी है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, अनदर राउंड। एकेडमी अवार्ड विनर फिल्म है, प्राइम पर है, अमेज़न प्राइम पे। और आपने देख पाए क्या? मतलब आपको समय भी नहीं मिला होगा अभी तो। हाँ, वो देखी मैं। हाँ, वो मैंने देखी थी, लेकिन वो पूरी में नहीं देख पाया था। बीच में कॉल्स वॉल्स थी, फिर उसके बाद वो रुक गई, फिर दूसरी चीजों में लग गए थे। लेकिन जो देखना है उस फिल्म पे काफी क्रिटिकल अप्रिसिएशन उसको काफी मिला है। हाँ, मैंने देखी, बहुत प्यारी फिल्म है। मतलब तमाम शिकायतों के बावजूद आपको जो भी कुछ कह सकते हैं इस तरह की घटनाओं पर, बहुत प्यारी फिल्म है। मैंने वो देखी, मतलब एकदम ट्रिप पे निकलने के ठीक पहले मैं उसको देख सका था। तो अब मतलब मुझे लगता है कुछ दिनों तक ट्रिप पर ही रहूंगा, तो जितना लिखना पढ़ना सीमित रहेगा वो रहेगा। मेरा एक टारगेट है कि फैमिली मैन का सीजन 2 आ रहा है, वो देखना। आप लोग क्या देख सके, हमारे दर्शक क्या देख सके, क्या पढ़ सके, क्या सुन सके नया, वो सब बताइए। हम सुनना चाहते हैं, उससे हम भी समझते हैं कि यार हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।